नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। 2 दिवसीय काशी दौरे पर जेपी नड्डा। कार्यकाल विस्तार के बाद पहला काशी दौरा है उनका। एयरपोर्ट पर काशी पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। काशी पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे जेपी नड्डा। कल 11:40 पर पहुंचेंगे पुलिस लाइन। तो कई ऐसे अहम कार्यक्रम है जिनमें आज वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिसके बाद पहली बार कार्यकाल बढ़ने के बाद वो काशी आ रहे हैं। साथ ही साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना यहां पर करते हुए वो नजर आएंगे। काशी पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे जेपी नड्डा। कल 11:40 पर पुलिस लाइन भी पहुंचेंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कार्यकाल विस्तार के बाद पहला काशी आगमन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज का कार्यक्रम। आज गाजीपुर और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। गाजीपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। शाम 6 बजे जेपी नड्डा का वाराणसी में स्वागत भी करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो आपको बता दें कि आज पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी और उसके बाद आज जेपी नड्डा वाराणसी के दौरे पर है और ऐसे में स्वागत करने के लिए भी भूपेंद्र चौधरी वाराणसी में आज रहने वाले हैं। तो जेपी नड्डा का वाराणसी में स्वागत भी करेंगे भूपेंद्र चौधरी का। आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण यह दौरा उनका भी रहने वाला है। फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि वाराणसी के दौरे पर भी हैं। तो लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जया सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। जया, जिस तरीके से 2 पहलू से जानकारी सामने आ रही है, एक तरफ वाराणसी के दौरे पर जेपी नड्डा भी रहने वाले हैं, तो वहीं भूपेंद्र चौधरी भी उनका स्वागत करने के लिए आज वाराणसी पहुंचेंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल प्रद्युम्न, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आज सबसे पहला दौरा रहेगा जेपी नड्डा का बनारस में। आज वो लैंड करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद उनके गाजा बाजा के साथ पुष्प वर्षा भी करेंगे। लगातार स्वागत की तैयारी जारी है। 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो लैंड करेंगे और इसके बाद कल सुबह गाजीपुर का रुख करेंगे। लगातार देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है प्रद्युम्न की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 2023 में तैयारियां जोर हो गई हैं। लगातार आपने देखा कि कैसे जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी विस्तार किया गया। 1 साल के कार्यकाल का विस्तार करके लगातार उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में भाजपा को लगातार उन सीटों पर लगातार फोकस है जिस पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। खास बात इसमें गौर करने वाली ये है कि वाराणसी के दौरे के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी का वो क्षेत्र है बनारस के बाद वो गाजीपुर जाएंगे। गाजीपुर का भी अलग मायने है क्योंकि गाजीपुर वो लोकसभा सीट है प्रद्युम्न जहां पे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था 2019 में। तो ऐसे में ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाजपा ने कहीं ना कहीं संदेश देने की पूरी कोशिश कर रही है कि हमने जो सीटें हमने हार का सामना किया उस पर पूरी तरीके से अपनी रणनीतियों को तैयार करेंगे। खास बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी इस जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं क्योंकि देखा जा रहा है कि गाजीपुर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और उसमें लगातार देखा जाता है कि यादव का हो या फिर उसमें राजभर का हो, उसमें काफी आबादी उनकी अच्छी खासी। तो ऐसे में उनके समाज को कैसे उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये भी सबसे बड़ा मायने रखता है। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी लगातार रणनीति बनाए हुए। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो लगातार 1,70,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में प्रद्युम्न जिसपे भाजपा तैयारी कर रही है। उसमें से 22,000 बूथों को कमजोर पाया गया है जिसपे भाजपा की तमाम आला कमान उस पर रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में लिहाजा क्योंकि देखा आपने कि जब जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा था तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का यह सपना था कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कैसे सरकार की समाज की जो लाभान्वित योजनाएं हैं उनको कैसे उनको तक लाभ पहुंचाया। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम उन तबके तक पहुंचे और अपनी योजनाओं को चाहे राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो उन योजनाओं को उन तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम इस सेवा भाव से, क्योंकि हमें वोट नहीं बल्कि सेवा करना है और आने वाला जो समय है वो स्वर्णिम युग है भारत का। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा लगातार उनसे संपर्क अभियान चलाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। लगातार जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं, उनके साथ चर्चा करेंगे और कैसे लगातार उन तमाम तबकों
तक पहुंचाया जाए, उन योजनाओं का रणनीति भी संभालेंगे। क्योंकि लगातार देखिए, भाजपा का राज्य हो या केंद्र हो, लगातार संगठन में बदलाव देखने को मिला था। अब इस वक्त संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी है। धर्मपाल सैनी वो सैनी है जो पश्चिम क्षेत्र से आते हैं। खतौली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में सुनील बंसल के बाद धर्मपाल सैनी की भी साख दांव पर है। भूपेंद्र चौधरी भी पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, भूपेंद्र चौधरी पे भी साख दांव पर है। जेपी नड्डा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया, अब उनका भी इस भरोसे को कायम रखने का उनके भी साख दांव पर है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा जिस तरीके से रणनीतियों पर काम कर रही है, उसका रणनीति तो देखा जाए तो आजमगढ़ और रामपुर में उसको देखने को मिला था जीत, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम क्षेत्र की हार ने उसको कई सवाल खड़े कर दिए थे। पूर्वांचल की गाजीपुर वो सीट है प्रद्युम्न, जहां पे भाजपा को 2022 के विधानसभा में सभी की सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में जब मनोज सिन्हा वहां से सांसद हो, तमाम विभिन्न कार्य वहां पे विकास का कार्य उन्होंने जमीन पर उतारा था, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में गाजीपुर सीट भी मायने रखती है, और आजमगढ़ रामपुर जो जीत उपचुनाव हैट्रिक लगाए थे, क्या उसको बचा पाएंगे, ये भी मायने रखता है। तो ऐसे में भाजपा की रणनीति का तमाम वो हिस्से हैं। 22,000 बूथ कमजोर है, उसको कैसे मजबूत करेगी। धर्मपाल सैनी हो, भूपेंद्र चौधरी हो, पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, इन तमाम आला कमान वहां पे आज मजबूत रहेंगे। गाजीपुर में बनारस में पहले स्वागत होगा, इसके बाद गाजीपुर का रुख करेंगे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है प्रद्युम्न के गाजीपुर का दौरा, इसलिए काफी मायने रखता है कि आगे की रणनीतियां क्या होने वाली हैं, और तमाम जो रणनीतियों का हिस्सा है उसको कैसे जमीन पर उतारते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है जया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारी संवाददाता ने तमाम जानकारी दी है, जहां पर गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर भी आज भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं, वाराणसी में आज जेपी नड्डा का भी स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से आज वाराणसी में भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचने वाले हैं और जेपी नड्डा का भी दौरा आज वाराणसी में है, पूरे कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, लगभग 7 बजे जेपी नड्डा वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद वो होटल ताज गंगे में जाएंगे और कल सुबह 10 बजे लगभग वो काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकेंगे। उसके उपरांत जो पूर्वांचल की चुनावी बिगुल कही जाती है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से पूर्वांचल का जो मंथन होगा, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बूथ अध्यक्षों का और कार्यकर्ताओं का उन्होंने संबोधन किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरातल पर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उस तरीके से जो पूर्वांचल से चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक मूल मंत्र दिया है, 400 दिन है और किसी प्रकार की कोर कसर बाकी न रह जाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा जो पूर्वांचल से शंखनाद करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं और ताबकतोड़ गाजीपुर में दौरा करने जा रहे हैं। एक पहलू प्रद्युम्न बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल में जिस तरीके से वाराणसी को छोड़ अन्य जिलों में बीजेपी ने शिकस्त खाई थी विधानसभा चुनाव में, उसको किसी प्रकार की कोर कसर भाजपा कमेटी या भाजपा की कार्यकारिणी समिति या राष्ट्रीय स्तर के जेपी नड्डा की बात की जाए तो वो कहीं से ये कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि पूर्वांचल में इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 होगा, 400 दिन मात्र रह गए हैं बीजेपी के हाथ में अब पाले में, तो कहीं न कहीं उसको अब मजबूत करने की कवायद तेज करने जा रही है। और पूर्वांचल में ये शंखनाद जो जेपी नड्डा का होगा, पूरे भारत के शंखनाद को अगर देखा जाए तो पूर्वांचल से बाबा विश्वनाथ के यहाँ मत्था टेक के प्रारंभ करेंगे और पूरे भारत के लिए एक संदेश देंगे। और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ताओं की कमजोरी रही है, रणनीति रही है, किस रणनीति की वजह से 2019 का चुनाव रहा, उसके बाद 2021 का चुनाव। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये जो जानकारी है वाराणसी से मिल पा रही है, लेकिन गाजीपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वो बताने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ प्रमोद, जिस तरीके से आज गाजीपुर के दौरे पर भी भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं, उस पूरे दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी प्रद्युम्न, मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 20 जनवरी यानी कल जनसभा होनी है। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां आज चाय मैदान में कार्यक्रम होनी है। और कल से यहाँ की प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर मौजूद होकर के कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रही हैं और पूरी तैयारियां की जा रही है। 2024 के चुनाव को लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। जी प्रद्युम्न।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आज कई कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है? जी, आज जो है कि भूपेंद्र चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री जो है कि शिक्षा मंत्री अनुपूजा देवी यहाँ पर मौजूद रहेगी, जो कि कल से यहाँ पर वो उपस्थित है। और आला अधिकारी के साथ साथ जो है कि कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। चलिए ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल काफी महत्वपूर्ण दिन आज है। गाजीपुर और वाराणसी के प्रवास पर दो बड़े नेता रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सीएम जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ यह बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अब से ठीक 15 मिनट बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होगी और दोपहर 3:30 बजे से सीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक देखने को मिलेगी। तो उस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधि और अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर एक बैठक होनी है और अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की जाएगी। 3:30 बजे से सीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक होगी। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। इस वक्त की यह बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि सुपीरियर क्लास देने का आदेश रद्द कर दिया गया है। कोर्ट को केवल स्तुति का अधिकार है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने यह आदेश दे दिया है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी को एक और झटका लगा है। सुपीरियर क्लास देने का आदेश रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। जस्टिस वीके सिंह की बेंच ने फिलहाल यह आदेश दे दिया है। तो मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट को केवल स्तुति देने का अधिकार है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। जस्टिस वीके सिंह की बेंच ने फिलहाल यह आदेश यहां पर दे दिए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। सुपीरियर क्लास देने का आदेश फिलहाल कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। लगातार मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने फिलहाल ये आदेश यहां पर दे दिए हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सुपीरियर क्लास देने का आदेश जो था वो यहां पर रद्द कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है। आपको बता देते हैं, दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे देहरादून से समीक्षा बैठक। जोशीमठ आपदा को लेकर यह बड़ी समीक्षा बैठक की जाएगी। जोशीमठ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। सीएम धामी सचिवालय में करेंगे बैठक। बैठक में आपदा प्रबंधन अधिकारी भी शामिल होंगे। शाम 3 बजे करेंगे छात्रों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग। तो आपको बता दें, इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आज बड़ी बैठकें होनी है और उसके बाद छात्रों के साथ संवाद भी मुख्यमंत्री करेंगे। आज करेंगे देहरादून से समीक्षा बैठक। दरअसल दिल्ली से वापस लौट आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ की आपदा को लेकर यह समीक्षा बैठक यहां पर की जानी है। तो यह बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको यह भी बता दें कि 2 ऐसे विशेष कार्यक्रम है जिसमें आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त की यह बड़ी खबर। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गया है। अजीत, जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, क्या कुछ जरा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की बैठक शुरू होने जा रही है और सचिवालय में यह बैठक होगी। देर रात को जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं और कल ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, तमाम विषयों पर चर्चा हुई थी। जोशीमठ को लेकर जो भी उत्तराखंड सरकार के राहत बचाव कार्य जारी है उसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी गई है और वहां से भी पूरा आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद यहाँ पर की जाएगी। तो इसी का फीडबैक या कहें समीक्षा आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। हमसे कुछ ही देर में सचिवालय में तमाम अधिकारियों के साथ विस्तृत रिपोर्ट साझा की जाएगी कि केंद्र से क्या कुछ बातचीत हुई और उत्तराखंड में क्या कुछ राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरह के काम वहां पर लगातार जारी हैं, घरों की स्थिति क्या है, कितने घरों में और आशंका है कि वो जमींदोज हो सकते हैं। तो इस तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी और उम्मीद ये भी है कि इसमें मुआवजा राशि या अन्य जो आर्थिक मदद है वो कैसे की जा सकती है, इस पर भी चर्चा होगी।
जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, जोशीमठ में जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, लोगों के सामने एक बड़ा संकट है। समीक्षा बैठक तो जरूर की जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो सरकार की तरफ से अभी तक क्या कुछ, जो प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से क्या कुछ राहत दी गई है लोगों को? बिल्कुल, अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो आकलन वहां पर लगातार जारी है और पहले चरण में 1.5 लाख रुपए की अंतरिम मदद यहाँ पर आम लोगों की गई है। इसके अलावा जो सरकारी स्तर पर कुछ मदद की जा सकती है उसके लिए लगातार आकलन किया जा रहा है और तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं अलग अलग विभागों में वो मौके पर मौजूद हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है लोगों की, किसी का पूरा घर अगर ध्वस्त हो रहा है तो उसको किस तरह से मदद की जा सकती है, किसी को अगर पुनर्वासित करना है तो उनको किस तरह से मदद दी जा सके। तो इसको लेकर लगातार आकलन जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार विस्तृत एक रिपोर्ट तैयार करके इसकी मुआवजा कितना दिया जाएगा, पलायन कैसे होगा, पुनर्वास कैसे होगा, इन तमाम विषयों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट तो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, अगर मौजूदा स्थिति में वहाँ के लोगों की बात करते हैं तो जो सरकार की तरफ से चीजें मुहैया कराई जा रही है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट वो लोग नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता के बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, नाइट स्टे जोशीमठ में किया था और तमाम लोगों से मिलकर बातचीत की थी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से संतुष्ट करने की कोशिश जरूर की जा रही है आम जनता को कि पहले चरण में आपको पुनर्वासित होना होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अभी सरकार की तरफ से जो सीधे तौर पर लोगों को पुनर्वासित किया जा रहा है वो जो सरकार की तरफ से राहत शिविर बनाए गए हैं उनमें लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, चाहे फिर वो आम जनता की बात हो या फिर उनकी टीम की बात हो या फिर परिवार के अन्य लोगों की बात हो, तो सभी को भी राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि जनता में आक्रोश जरूर है इस बात को लेकर कि सरकार फौरी राहत यहाँ पर दे रही है, लेकिन एक जो मौजूदा चीजें होनी चाहिए तो वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सभी का पुनर्वास किया जा सके और जो भी ग्राउंड जीरो की स्थितियां हैं उससे यहाँ पर आम जनता को बचाया जा सके। ठीक है अजीत, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री द्वारा की जानी है। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस के नेताओं का जोशीमठ दौरा आज है। आपको बता दें कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा रहेंगे मौजूद, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी यहां पर की जाएगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब जोशीमठ का दौरा कर रहे हैं, स्थिति क्या है वो देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे कांग्रेस नेता, प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा उनके साथ मौजूद भी रहेंगे। फिलहाल खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं द्वारा आज जोशीमठ का दौरा किया जाना है, कौन कौन वहां पर पहुंचेगा, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो लगभग सभी नेता जोशीमठ का एक बार का दौरा कर चुके हैं। उनकी कोशिशें ये हैं कि ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनता से रूबरू होया जा सके और सीधे तौर पर जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और उसकी जमीनी हकीकत क्या है इसका भी आकलन कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल करेगा। आज की अगर बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ पहुंच रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जोशीमठ संघर्ष समिति जो वहां पर लगातार विरोध कर रही है और सरकार से राहत मांगने का काम करे, उनसे भी सीधे बातचीत करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। और जो वहां की मौजूदा स्थिति है, क्या कुछ है भू धसाव को लेकर और सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है, तो इन तमाम विषयों का वहां पर आकलन किया जाएगा। और इसके बाद जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है वो जोशीमठ से वापस कर्णप्रयाग पहुंचेगा और कर्णप्रयाग में भी जो स्थितियां बन रही है, 8 के लगभग परिवारों को सरकार की तरफ से नोटिस थमाया गया है, वहां पर भी भू धसाव जैसी स्थितियां सामने आ रही हैं, तो उन लोगों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। और इसके बाद आगे का जो पूरा कार्यक्रम होगा वो देर शाम को जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी अब दौरा वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लोग भी जरूर पहुंचेंगे और मदद करने का प्रयास उनकी तरफ से भी यहाँ पर देखने को पहले भी मिला था। मौजूदा स्थिति में जो परिस्थिति वहां पर बनी हुई है, नेताओं का पहुंचने का दौर जरूर ये कहा जा सकता है कि नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति बन रही है ऐसे में जोशीमठ और दरक रहा है क्या? बिल्कुल, अगर जोशीमठ की तस्वीरों पर नजर डालें तो जोशीमठ में जो दरारें पहले कम नजर आ रही थी वो ज्यादा बढ़ने लगी है। रोजाना जो घरों की संख्या है जिनमें दरारें पड़ रही हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार पुनर्वास और खाली कराने का जो सिलसिला है वो जारी है। पुराने जो वहां पर भवन है जो पूरी तरह से जमींदोज होने की स्थिति में आ चुके हैं उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई बड़े विस्फोट या बड़ी मशीनों का वहां पर प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में
हाथों के बदौलत या सीधे मजदूरों को लगाकर उनको तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। और पीपल कोटी की अगर बात की जाए तो पीपल कोटी से आगे का रास्ता बैरिकेडिंग के माध्यम से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल जो जोशीमठ के लोग हैं उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया है, उसी के लिए आवागमन वहां पर रखा गया है। आम पब्लिक या आम लोग जो वहां पर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है पीपल कोटी से पहले ही। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा वहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, लोगों को ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए वहां से लोगों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ऐसे में अब यही है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जब वहां पर पहुंचेगा तो कहां तक ये पहुंच पाते हैं, कितने लोगों से इनकी मुलाकात होती है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि बीते रोज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साफ तौर पर कहा था कि वो जोशीमठ के घर घर जाकर दौरा करेंगे, वहां की मौजूदा स्थिति को देखेंगे, 10 दिन पहले के क्या हालात थे और आज क्या मौजूदा स्थिति है। सरकार ने तमाम दावे किए हैं, तमाम उनकी हकीकत क्या है वो देखेंगे। साथ ही जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, जो लंबे समय से सरकार से सीधे पत्राचार कर रही थी कि जोशीमठ दरक रहा है, आपको इसको बचाना होगा, उनके क्या अपडेट है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो इन तमाम विषयों पर कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो आज बातचीत करेगा। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता अजीत कंबोज ने तमाम जानकारी साझा की है, जहां पर आज कांग्रेस नेता भी जोशीमठ पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात भी की जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष भी फिलहाल मौजूद रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी दी है और आपदा राहत के लिए केंद्र से सहायता का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री को अवगत कराया है कि जोशीमठ शहर जनपद चमोली का तहसील मुख्यालय श्री बद्रीनाथ जी का शीतकालीन निवास स्थान है और स्मारक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण काफी स्थान है वो। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जोशीमठ पुराने भूस्खलन की मोटी परत के मलबे के ऊपर बसा हुआ है और भूस्खलन और भवनों में दरारों का इतिहास पुराना है, लेकिन 2 जनवरी की रात से भवनों में मोटी दरारें दिखना शुरू हो गई हैं, जो कि खतरे की बात है। चमोली के जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। ऐसे में जहां सरकार पुनर्वास के साथ ही मौजूदा स्थिति से निपटने को लेकर लगातार काम का दावा कर रही है, तो वहीं जोशीमठ क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार के काम पर सवाल खड़े किए। विधायक का कहना है कि भूधसाव लगातार जारी है, सरकार बातें कई कर रही है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। सरकार बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ पीड़ितों की मदद भी करे। सरकार एनटीपीसी को बचाने का काम कर रही है, जबकि हमारी मांग है कि उस पर स्थायी रूप से रोक लगे। भूस्खलन का दौर अभी भी जारी है। बहुत सारे घरों में लगातार भूधसाव का सिलसिला जारी है, लैंडस्लाइड जारी है और सरकार ने तो बहुत कुछ बोला था, परंतु आज तक भी कोई अनाउंसमेंट सरकार की ओर से नहीं हो पाया है। हम कह रहे हैं कि भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान, होटल के बदले होटल, दुकान के बदले दुकान दिया जाए, तो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार केवल टप्पेबाजी करना चाहती है, मीटिंगों का बहाना करना चाहती है और कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। हमारे बद्रीनाथ में रिहेबिलिटेशन हो रहा है, वहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है, तो जो रेट बद्रीनाथ में दिया जा रहा है उसी रेट को जोशीमठ में क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ। जोशीमठ में हुए भूधसाव के बाद नैनीताल में भी जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वैज्ञानिकों की नजर में जियोलॉजिकल सर्वे कराने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि बलियानाला प्रकरण हो या फिर ज्योलिकोट क्षेत्र में भी कई गांव ऐसे हैं जो भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं, जिसको लेकर इन सब इलाकों के साथ आलूखेत और दुंगशील का सर्वे किया गया है। जितने भी भूस्खलन प्रभावित गांव हैं उनको विस्थापित किए जाने की कवायद जारी है। इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि जल्दी सर्वे का काम पूरा करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो फिलहाल भूधसाव को लेकर भी लगातार तैयारी यहाँ पर जारी है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद रिपोर्ट भी यहाँ पर भेजी जाएगी। नैनीताल में भी कई ऐसे इलाके हैं जिसमें भूस्खलन लगातार जारी है। उसमें देखिए हम लोगों ने सर्वे कराया है और जियोलॉजिस्ट ने उसका निरीक्षण किया है, चाहे आलूखेत का मामला हो या डोंगसिल का मामला हो, तो दोनों जगह जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हमने लेने हैं उसके संबंध में हमने अभी जो मुख्य कृषि अधिकारी को जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं उसके लिए हमने बजट भी जारी कर दिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो अपना एस्टिमेट दे रही है और विद इन अ वीक हम लोग उसको भी जारी कर देंगे। नहीं, बलियानाला में देखिए शासन में जो हाई पावर कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है, बलियानाला वाला मैटर हो
या फिर ठंडी सड़क वाला भी, तो एक में 12 करोड़ की धनराशि जारी होनी है और दूसरे में 200 लगभग 200 करोड़ के करीब धनराशि जारी होनी है और टीएसी लगभग पूरी होगी और शीघ्र ही उसमें धनराशि भी अवमुक्त होने वाली है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।